चलिए हम लोग आज कहना सही नहीं है। आज मेरा पहला क्लास है और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मेरा प्रयास कामयाब हो। और खास करके जो 2025-26 में आने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है पे हमारा काफ़ी फोकस रहेगा। मैं कम से कम एमसीक्यू रिवीजन और बाकी जो धीरे धीरे चैनल पे प्रोवाइड करूँगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई हाँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर कर देंगे तो। बाकी आप तय करिएगा कि मैं कैसे चीज़ों को जोड़ रहा हूँ कि मुझे मदद मिले, मुझे बहुत कुछ सीख और आशा है कि ये सारी चीज़ें मिलकर एक सफलता की तरफ हम लोगों का प्रयास हो। तो पहला क्लास है, जाहिर सी बात है ये सारे जो पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्नों में और मेरी ये उम्मीद है कि कम से कम मैं इतने प्रैक्टिस करा सकूं कि आप लोगों के लिए एक अच्छा अभ्यास हो सके। चाहे तो आप OMR सीट लेकर बैठे, चाहे तो आप कॉपी लेकर बैठे, या चाहे तो आप कहीं ले जाकर पढ़ सकते। आपके मोबाइल में रहेगा, पास रहेगा। आप जहाँ भी हो, आप 1-1.5 घंटे के लिए अपना ऐप खोलिए, मोबाइल खोलिए, यूट्यूब का ऐप खोलिए, मोबाइल खोलिए और उसमें अपनी MCQ कम से कम रिवीजन करें, वो जो पिछले वर्ष ऐसा है कि आप देखने के बाद ये तय करें कैसा। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, इसने कहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। ए डेविड स्टन, बी FW मैटलैंड, सी रॉबर्ट E डहल या डी JR सील। 10 सेकेंड का टाइम है, आप लोग एक बार प्रयास कर दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर है बी FW मैटलैंड। इसके व्याख्यान को देखते हैं। जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन जो है FW मैटलैंड का है। अगला प्रश्न है, किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में ए नेपोलियन, बी बिस्मार्क, सी हिटलर या डी W विल्सन। तो यहाँ उत्तर पहले ही खुल के आ चुका है, बी यानी बिस्मार्क। बिस्मार्क के बारे में अगर हम कहें तो बिस्मार्क ने राजनीति की परिभाषा संभव की कला यानी द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में। बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का एक प्रथम चांसलर था और तत्कालीन यूरोप का प्रभावी नेता। ठीक है, बाकी जब हम डिटेल से पढ़ाएंगे किताबों को तो उसमें हम सभी पहलुओं पर आते हैं। तीसरे प्रश्न पे,
राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है। अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच उक्त कथन किसका है? ए जे ब्राइस, बी पी जने, सी एलेक्सी द टाकवी या डी आइवर ब्राउन। का उत्तर है ए जे ब्राइस। व्याख्यान देखते हैं कि राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है। अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। यह कथन जे ब्राइस का। अगला प्रश्न पे आते हैं। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से। यह कथन किसका है? ए हेलोवेल, बी आई ब्राउन, सी आर एन गिलक्राइस्ट या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी आर एन गिलक्राइस्ट। व्याख्या इसकी देखते हैं। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरों का मूल्यों से। यह कथन आर एन गिलक्राइस्ट। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत। ए गार्नर, बी आर एडाल, सी गैरिस या डी हेराल्ड लास्वेस। सही उत्तर है ए यानी गार्नर। जे.डब्ल्यू. गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। विभिन्न विचारकों तथा विचारधाराओं का राज्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रहा है। यूनानी चिंतकों में प्लेटो, अरस्तु ने राज्य शब्द का प्रयोग संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया तथा इसे प्राकृतिक समुदाय तथा सद्गुणी जीवन की प्राप्ति का साधन माना। अगला प्रश्न। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? ए गार्नर, बी लास्की, सी गिलक्राइस्ट या डी आल्जनेट। उत्तर है डी पॉल जेनेट। उपयुक्त परिभाषा पॉल जेनेट की है। राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर जेनेट का जन्म फ्रांस में हुआ था तथा राजनीति विचारों के क्षेत्र में इमैनुअल कांट से प्रभावित है। इनकी प्रमुख रचना है ला फीमेल, हिस्टोरी डी ला साइंस पॉलिटिक्स, फिलाफी डे ला रिवोल्यूशन, इत्यादि। ज्यादातर इनके नाम जो है वो फ्रेंच में ही है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। राजनीति सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? ए इतिहासवाद, बी प्रत्यक्षवाद, सी नैतिक सापेक्षवाद या डी अति तथ्यात्मकवाद। इनको हम नीचे दिए गए कूटों से चुनेंगे। ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1, 3 और 4 या डी
1, 2, 3, 4। तो उत्तर है सभी। अगर देखा जाए तो प्रश्न में 4 विकल्प हैं और राजनीतिक सिद्धांत के पतन के उपरोक्त कारकों को डेविड ईस्टन ने प्रतिपादित किया और चारों विकल्प सही। ये प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। ए, राजनीतिक जागरण। बी, जनसंचार की भूमिका। सी, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। या डी, अवधि चुनाव। आपके पास समय है, आप लगाइए। तो इसका उत्तर है सी, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। पंचायती राज व्यवस्था जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही परिणाम है। इसने भी जिलाधिकारी की भूमिका को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह किसने कहा? ए, गार्डनर। बी, डिमाग। सी, गिलक्राइस्ट। या डी, टिले। है बी, दिमाग। अमेरिकी राजनीतिक विचारक मार्शल एडवर्ड डिमाग मूलतः प्रशासनिक चिंतक है। राजनीति विज्ञान के विषय में इनका विचार है कि इनका संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। इनकी प्रमुख रचना है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, ए थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आदि। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में? ए, बेंटले। बी, डिकार्ट। सी, कैटलीन। या डी, दासी। उत्तर है सी, कैटलीन। सर एडवर्ड गार्डन कैटलीन एक दार्शनिक थे। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1957 उनकी चर्चित हुई। अपने एक निबंध द साइंस ऑफ पॉलिटिकल एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन में उन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? ए, डेविड ईस्टन। बी, हंटिंगटन। सी, डेविड एप्टर। या डी, पावेल। उत्तर है डी, पावेल। डेविड ईस्टन, अगर हम इनका देखें तो राजनीतिक सिद्धांतों के हास की संकल्पना का विकास इन्होंने किया था। हंटिंगटन को देखें तो राजनीतिक पतन का सिद्धांत इन्होंने दिया। डेविड एप्टर को देखें तो राजनीतिक आधुनिकरण की परिभाषा दी। और पावेल ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत व एवं राजनीतिक संस्कृति पर अपना विचार प्रस्तुत। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? ए, रॉबर्ट हल। बी,
सॉरी, बी पीटर लास्लेट, सी दांते जैमिनो या डी डेविड ईस्टर? तो इसका उत्तर है सी, दांते जैमिनो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का समर्थक हैं, जबकि रॉबर्ट डहल, पीटर लास्लेट और डेविड वह कोबा राजनीतिक पतन की संकल्पना का विकास करते हैं। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक हैं ए एप्टर, बी ईस्टन, सी लियोस्ट्रास या डी कोबा? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। का उत्तर है डी कोबा। इसमें राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की बात की गई है। आते हैं अगले प्रश्न पे। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लेखक हैं ए लॉर्ड ब्राइस, बी हरमन फाइनर, सी ऑस्टिन या डी हेरोल्ड लास्की? तो इसका उत्तर है डी हेरोल्ड लास्की। एच जे लास्की, जिनका जन्म 1893 से 1950 20वीं शताब्दी के का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक था। यह बहुलवादी का समर्थक तथा राज्य की एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत का तीव्र आलोचक था। इसने अपना लेखन कार्य एक बहुलवादी के रूप में प्रारंभ तथा अंत एक जनतांत्रिक समाजवादी के रूप में किया। इसके चिंतन तथा लेखन के केंद्र में सदैव मानव की स्वतंत्रता गरिमा रही। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 यानी 1925 लास्की की रचना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ए गार्नर, बी सीले, सी रॉबर्ट डहल या डी गैटिल? उत्तर है सी रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल 1915 से 2014 तक इनका जीवन काल रहा। एक राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक के प्रोफेसर थे। इन्होंने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डहल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है पहला हु गवर्नमेंट, जो 1961 में इन्होंने लिखा। ऑन डेमोक्रेसी 1998 में। डेमोक्रेसी एंड इट क्रिटिक्स 1989 में इन्होंने लिखा। अगले प्रश्न पे आते हैं।
यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? ए 1948, बी 1949, सी 1950 या डी 1951? इसका उत्तर है ए 1948। अगर हम इसकी देखें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को द्वारा सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित राजनीतिक के सिद्धांत का अध्ययन शामिल किए गए जाने का निर्णय लिया गया। पहला, राजनीति के सिद्धांत। दूसरा, राजनीति संस्थाएं। तीसरा, राजनीतिक दल एवं समूह, लोकमत। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं? ए अरस्तु, बी सुकरात, सी चाणक्य या डी कार्ल मार्क्स? उत्तर बी। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है क्योंकि अरस्तु ने राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करके उसे एक स्वतंत्र विषय का रूप प्रदान किया। अरस्तु के इस महान कार्य से पूर्व राजनीति का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता था। अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि दिया है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की? ए गार्नर, बी टीले, सी गैरिल या डी हिलक्राइस्ट? उत्तर है डी। सर्वप्रथम अरस्तु ने ही राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना था और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा गिलक्राइस्ट की है। अगला प्रश्न, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? ए डिकार्ट का, बी गिलक्राइस्ट का, सी गार्नर का या डी लास्की? अभी हमने पहले इस प्रश्न को किया और उम्मीद है आप इसका सही जवाब लिखते चले जाएंगे कमेंट बॉक्स में। का उत्तर है सी गार्नर। राजनीति को दो भागों में विभाजित किया गया है, सैद्धांतिक व व्यवहारिक। राजनीति सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: सरकार का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना। व्यवहारिक के अंतर्गत सरकार का वर्तमान स्वरूप, कार्य प्रणाली आदि समाहित होता है। इसी के तहत गार्नर ने कहा था कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। अगला प्रश्न है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? ए अमूर्त स्वरूप, बी
काल्पनिकता, सी दार्शनिकता पर बल, या डी तथ्यों के अध्ययन पर बल। इसका उत्तर है डी तथ्यों के अध्ययन पर बल। परंपरागत स्वरूप में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलाप तक ही सीमित समझा जाता है। अमूर्त स्वरूप, काल्पनिक तथा दार्शनिक पर बल, ये सभी परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रमुख लक्षण हैं।